गौ प्रणाम, मैं उमेश बिसेन रायपुर से। जहाँ हम खड़े हैं ये मैदान मेरा कर्म क्षेत्र है, जिसने गौधन के बारे में जो वास्तविकता है वो मेरे को सिखाया है। और ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पे छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतिम संस्कार हुआ। तभी बाउंड्री नहीं थी, तभी आसपास का उस प्रकार का माहौल नहीं था, बहुत गंदगी यहाँ पे हुआ करती थी। और यहीं पे लोग मृत गौवंश के मांस को काट के बेचा करते थे। मेरा एक दिन मन विचलित हुआ से 10 साल पहले कि यहाँ लोग मांस काट के कैसे बेच रहे हैं। फिर मैंने पता लगाया इस क्षेत्र में कि अंतिम संस्कार होता है कि नहीं होता, क्योंकि मृत गौवंश के मांस को सामान्य समाज ही खा रहा था। उसे नहीं मालूम कि गौ मांस लोग बेच रहे हैं थोड़े से पैसा कमाने के लिए। हमने पहला जो अंतिम संस्कार किया इस क्षेत्र का, रायपुर क्षेत्र का, वो इस मैदान में किया। लाखों गौवंश का अंतिम संस्कार कह सकते हैं इस मैदान में हुआ। पूरे शहर का यहाँ गौवंश लाया जाता था। पूरे शहर का यहाँ पे छोटे बछिया, डॉगी, हाथी, घोड़ा जो भी मृत होते थे उसको यहाँ हमने अंतिम संस्कार दिया, उनको अंत्येष्टि की, ताकि उसके मांस को ना जीव जंतु खाएं, ना उसको कोई व्यक्ति कोई मांस खाए। क्योंकि रायपुर क्षेत्र के अंदर में भारी मात्रा में गौमांस बिकता था और आज भी बिकता है, मैं नहीं बोलता कि नहीं बिकता, पर उस समय सरेआम था। दूधाधारी मठ के सामने दूधाधारी मठ की गाय जो मृत हो गई थी उसको एक कसाई ले जाके उस महाराजाबंद तालाब के बाजू में काट रहा था। ऐसे बहुत सारे दृश्य रायपुर के आसपास देखने मिलते थे कि उसी मांस को बेचा जाता। तो इसका क्योंकि वो गाय किस अवस्था में मरी है, जहर खा के मरी है या बीमार होकर मरी है, अगर उस मांस को मनुष्य खाएगा तो स्वाभाविक बीमारी पड़ेगा। और भारत संस्कृति में कहीं भी गौ मांस को खाने का उल्लेख नहीं, गाय को पूजनीय माना गया। उसके अंतिम समय में पहले क्या होता था, गाँव में बाहर छोड़ देते थे, उसको गिद्ध खा लेते थे, चमड़े को मनुष्य इस्तेमाल कर लेता था। पर अब वो परंपरा को ना करते हुए अब उसके हड्डी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके मांस का इस्तेमाल हो रहा है, उसके खून का, और जो उसका डस्ट बचता है उसका कुत्ते और मुर्गियों के लिए चारा बनता है। इस प्रकार से अब इस्तेमाल करना चालू, जो कहीं पे भी उचित नहीं। और सबसे अधिक ये है कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए जो जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक लोग हैं, वो उसको बेच देते हैं। मैं मुख्य मुद्दे में आना चाहता हूँ, गौवंश तस्करी जो अभी बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में युद्ध स्तर पर गौ तस्करी चालू, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू, लंबे समय से चालू, आज से बहुत लंबे समय से चालू। जो लोग गौवंश तस्करी पकड़ते नहीं, जो लोग गौवंश के लिए काम नहीं करते, वो सवाल खड़े करते हैं। और जो लोग वास्तविक काम करते हैं वो जानते हैं कि इसके पीछे कैसे कैसे काम हो। बड़े मुसीबतों से करना पड़ता है, बड़ी संघर्ष करना पड़ता है, और एक रिस्क का रहता है। बदनामी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तस्कर बदनामी करते हैं, तस्कर समर्थक बदनामी करते हैं, जो कुछ नहीं करते, जो खाली पी लिए, वो सिर्फ उसमें बदनामी करते हैं। मैं एक उसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब गौवंश तस्करी कोई गौ सेवक या वो स्थानीय व्यक्ति पकड़ता है या पुलिस पकड़ती है, सिर्फ प्रार्थी का कर्तव्य रहता है, सिर्फ वो आवेदनकर्ता बने या तो गवाह बने या तो पुलिस फरियादी बनती है। पर उसके राजसाज करने का जो कार्य है वो प्रार्थी कभी नहीं करा सकता, सिर्फ निवेदन कर सकता है। पूरा काम पुलिस, और पुलिस से ज़्यादा जज के विवेक पर निर्भर करता है। जज अगर संवेदनशील है तो स्वाभाविक गाड़ी राजसाज करेगा, पर जज विवेकशील नहीं हो पाता तब वो राजसाज नहीं हो पाती। और इसमें प्रार्थी का कोई रोल कहीं पे भी नहीं रहता। एक आवेदनकर्ता बन सकता है, एक बार, 2 बार, 3 बार, हर बार वो कोर्ट जाके आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोर्ट जाता है तब पूरे तस्कर माफिया लोग घेर लेते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, उसको डराते धमकाते हैं। प्रार्थी जहाँ पे भी कोई प्रार्थी हो वो वास्तविकता को बताएगा किस प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता है। तो राजसाज का जो है वो जज के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ कि गौवंश कहाँ जाता है, ये जब गौवंश जब्ती बनता है तो गौ सेवा आयोग उसकी शिफ्टिंग कराता है, ना कि प्रार्थी करता। प्रार्थी सिर्फ प्रार्थी रहता है, वो मार्गदर्शन देता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके बारे में जानकारी, जब पुलिस को जानकारी नहीं तो वेटनरी से बात करा सकता है। वेटनरी विभाग गौ सेवा आयोग के निर्देश के अनुसार शिफ्टिंग करवाता है। अगर किसी को जानकारी लेना पूरी शिफ्टिंग की तो स्वाभाविक है वो आरटीआई लगाए, गौ सेवा आयोग में आरटीआई लगाए, वेटनरी विभाग है, पूरी जानकारी इकट्ठा करे। और जो रास्ता की जानकारी वो गृह मंत्रालय में लगाए, वो सिविल कोर्ट में लगाए, और आरटीआई में जानकारी, एक एक कोर्ट की जानकारी लगा। जहाँ जब कोर्ट केस, जैसे सिमगा में लगा, सिमगा में 150 केस दर्ज है, कुम्हारी में लगा जहाँ 10 केस दर्ज है, डी नगर थाने 5-6 केस दर्ज, 6-7 केस दर्ज हैं, ऐसे धरसिया में केस दर्ज है, आरग, हर जगह जा जाकर केस की आरटीआई लगाकर वहाँ की पुलिस से जानकारी ले, तब किसी पे आरोप लगाने के लिए पछाप करते रहें। पर इस प्रकार से प्रोपोगंडा फैलाना, मेरे पीछे तो कम से कम 10 साल से कुछ असामाजिक तत्व लगे जो कि खुद कुछ नहीं करते। एक दिन एक गाय को ले जाकर अस्पताल में इलाज नहीं करवाए, एक गाय का स्ट्रेचिंग नहीं किया, 4 दवाई का नाम नहीं बता सकते, वो व्यक्ति लोग सवाल खड़ा करके बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं, चरित्र हनन करने का प्रयास करते हैं, जबकि उनके खुद के चरित्र में बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। पर वो मेरे पीछे एक ग्रुप में, क्योंकि पूरा एक माफिया जिनका मैंने नैतिक रूप से विरोध किया है, वो पूरे अभी एक हो गए, इनको लग रहा है उमेश भी निपटा देंगे। मैं डंके की चोट नहीं बोलता हूँ, मैं कहीं भी गलत नहीं हूँ,
आप मेरे को किसी प्रकार से निपटाने नहीं सकते। ईश्वर भी साक्षी, गौ माता भी साक्षी, प्रकृति भी साक्षी है। तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते अब लिखा पढ़ी सीख जाए, क्योंकि आप लोग का एजुकेशन तो है नहीं कि लिखा पढ़ी सीखे, आरटीआई लगाएं, बिंदुवार आरटीआई लगाएं और पूरी जानकारी इकट्ठा करें। तब उसके बाद डिबेट करें कि क्या होता है क्या नहीं करके। आप डिबेट तो करते नहीं, बस अफवाहों का बाजार पश्चिम खड़ा करें। जिस दिन वास्तविकता पर आपने पकड़ लिया, जिस दिन कोर्ट में खड़े हो गए और कोर्ट में जब जज आपको डांटता है तस्करों के पक्ष में खड़ा होकर, तब आपको समझ में आएगा किस प्रकार से तस्कर माफियाओं का कोर्ट में भी चलती है, पुलिस में भी चलती है। और कोर्ट में जब वो आते हैं उनके 5-10 वकील आते हैं, प्रार्थी के साथ साथ जो गवाह बनता है बेचारा, जो वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हो, वो डर जाता है, क्योंकि उसको डराया जाता है वहाँ। और इस विषम परिस्थिति में वो गवाह देता है, वहाँ सजा करवाता है। मैं बता दूँ, एक सवाल था, बोले कितने लोग सजा करवाए। बोला आरटीआई में लगाओ, आप कवर्धा में लगाओ, आप बेमेतरा में लगाओ, आप अलग अलग, क्योंकि इकट्ठे अलग अलग आरटीआई में जाने मिल जाए किसको कितनी सजा हो। हमने लगभग दर्जन में लोगों को सजा करवा चुकी है, पर हमें मालूम है कि उन्होंने हाईकोर्ट से 1 साल बाद उन्होंने बेल भी ले ली, क्योंकि कानूनी व्यवस्था है उसमें हमारा हाईकोर्ट का जिम्मेदारी बनती है कि उनको वो सजा दे, प्रार्थी की नहीं। प्रार्थी का जो कार्य होता है वो अपना बयान दे देता है, अपनी गवाही करवा देता है, यही उसका नैतिक कर्तव्य होता है। अगर वो प्राइवेट वकील करता है तो बहुत सारे खर्चे पड़ते हैं जो प्रार्थी नहीं कर सकता। और सरकारी वकील की वास्तविकता तो सभी लोग जानते हैं किस प्रकार के सरकारी वकील की स्थिति रहती है। तो मेरा आग्रह उन सभी भाइयों से है, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके सवाल करें और बिना स्टडी किए, मतलब पूरी जानकारी, कानून पढ़े, गौ सेवा के नियम पढ़े और खुद भी जाएं, थाने जाएं, कोर्ट जाएं, कचहरी जाएं, उन वकीलों से मिले जो वास्तविकता में तस्करी के खिलाफ में काम करते हैं। एक शर्मा जी हैं, पूरे में सरकारी वकील तो दुर्ग में रहते हैं, उनसे मिले, आपको एक एक बिंदुवार जानकारी आपको देंगे कितनी मुसीबतों से व्यक्ति काम कर। छत्तीसगढ़ में मुट्ठी भर लोग काम कर रहे हैं और उन सभी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और वही लोग प्रयास कर रहे हैं जो कुछ नहीं करते, सिर्फ खाली पीली बैठे हैं, पदों में बैठे हैं और सीधे कहें उंगली करने का काम वो करते रहते हैं। तो भगवान को सद्बुद्धि दे, सत्कार्य के लिए प्रेरित करे। और कभी जमीन में आके गाय को अस्पताल तो जा, समय तो दो, एक दिन तो दोगे नहीं। फोन में भले आते तो भाई उठा देना, कर देना, अंतिम संस्कार तो आज तक नहीं किए, एक केस खुद के दम बलबूते पे दर्ज नहीं कराए। पर जब मंच में आओगे तो बड़ी बड़ी बात करेंगे। वास्तविकता में प्रैक्टिकली काम करना सीखो, उसके बाद उंगली करना सीखना और उसके बाद डिबेट भी करना, भरे मंच में करना, एक एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा वहाँ। पर जानकारी इकट्ठा करके अपनी फजीदी मत कराओ। ये तो खुले मंच में करता हूँ, भाटा का मैदान मेरा कर्म क्षेत्र है, जहाँ डिबेट करना होगा तो आओ और पूरी जानकारी लेके आओ। और जो आपको बोलता है कि दे रहे हैं जो तस्कर तो आप लोगों से बात करें जो आपको बता रहे हैं कि ये लोग लेन देन कर रहे हैं करके, तो पूरी सेटिंग आप लोगों की है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपका, पड़ोसी आपका, तो स्वाभाविक है तस्कर आप लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर भी आपका, क्योंकि जो विवेक तिवारी पड़ोसी भी आपका, कबाड़ी पड़ोसी आपका, और आरोप भी आप ही लगा रहे हैं। तो डाउट तो आपकी तरफ जाता है कि आपका ट्रांसपोर्ट चलता है तो तस्कर स्वाभाविक आप है, आपका कबाड़ी पड़ोसी, क्योंकि आपने आज तक उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करा। हम तो दम से बोलते हैं हमने उनके कुछ तक करवा भी दिए, आप तो कुछ भी नहीं करवाए, तो स्वाभाविक आपकी सेटिंग है। इसमें बिल्कुल शक होता है कि आप पता है, पर हमने कभी नहीं उठाई, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं था, हमने नहीं उठाया, हम कभी उठाएंगे। पर हमें भी बोलते जब आप हम भी आप पे लगा सकते, पर इससे निराकरण नहीं होगा, इससे तस्करों का मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल, जो ये तो आपस में लड़ रहे हैं, मनोबल बढ़ेगा। तो आपसे विनम्र आग्रह है कि मेरे भाई बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो। ज़मीन पे काम, एक गाय को उठाने में जब अस्पताल 2 से 3 घंटा खर्च होता है और दिन में 3 केस आ गए तो 4 से 5 घंटे 6 घंटे हो जाते हैं, उसका दिन खत्म हो जाता है, कहाँ से करेगा? बहुत मुश्किल से आजीविका चलती है। मेरे पे कितना कर्ज है लोगों से मैं लेके चला हूँ ना, मैं जानता हूँ। आज वो कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी मित्र मंडली है, मुझे चाहने वाले नहीं बोलते, पर आज एक बड़ा कर्जे में डूबा हुआ। क्यों? क्योंकि सेवा कार्य में मेरा नैतिक कार्य बहुत सारा छूट गया। उसके बाद गंदे गंदे आरोप, शर्म आनी चाहिए। अगर जीवन शैली देखना तो मैं सुबह 7 बजे साथ मेरे साथ रहो तो वास्तविक समझ आ जाएगी वास्तविकता क्या है। और उन बच्चों को भड़का रहे जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो भड़काने के पहले मैं एक दिन मेरे साथ रहकर जीवन शैली देख लो, उसके बाद समझ में आएगा कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है, कितनी परेशानी झेलना पड़ता है, वेटनरी से लड़ना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। ठेकेदारी जो समझते गौवंश की ठेकेदारी है, वो लोग ये समझते ठेकेदारी नहीं है। समाज का हर हिंदू गौ सेवक है, क्योंकि घर पहले गौपालक थे, और हर हिंदू गौपुत्र है। बस ये कि अपने आप को बोलने में शर्म आ रही है उसको, चाहे वो संगठन में हो या ना हो। और यही बता दो कि जो व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है वो ठेकेदार नहीं, अगर वो 1 घंटा भी दे रहा है तो हमारे लिए गौपुत्र है, वो आधा घंटे दे रहा है तो गौपुत्र है, जो आर्थिक सहयोग कर रहा है वो भी गौपुत्र है, जो सलाह दे रहा है कि नहीं यार भाई ऐसा कर सकते हैं वो भी हमारे लिए गौपुत्र है, और जो सूचना देकर लगातार मदद कर रहा है, बाहर से मदद कर आ नहीं पा रहा है और हमारी मदद कर रहा है किसी ने, तो वो भी गौपुत्र है। और जो हमको मानसिक रूप से मजबूत कर रहा है वो भी गौपुत्र है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हमको मजबूत कर रहा है। अनेक तरह से सहयोग उसमें लगते हैं, और ऐसा नहीं दिन भर ठेका है, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट को हमको सहयोग करता है ना,
वो हमारे लिए वंदनीय है, वही हमारे लिए गौपुत्र है। एक बात और बोलना चाहूँगा, तस्करी पकड़ना इतना आसान नहीं है। और एक बात बोलूँ, मैं जब भी जाता हूँ तस्करी पकड़ने, अभी तो काफ़ी दिन से धीरे कर दी हूँ क्योंकि मेरे को आँखें प्रॉब्लम आ रही, सर में बहुत दर्द हो रहा है और दुर्घटनाएँ लगातार मेरे साथ में हो रही है। ये देख सकते हैं, हाथ भाटा गाँव के अंदर में तोड़े हैं। बाकाया हॉकी से मेरे सर पे मार रहे थे तो मेरा हाथ यहाँ लगा। मैं देखा नहीं कब लगा मेरे को, ना मैं उसमें रिपोर्ट, पुलिस की जानकारी में है कि इसको हाथ में लगा, कि पुलिस वहाँ पीसीआर आई थी इसलिए, और वो लोग गाड़ी से बहादुर घाट से कहीं निकल गए। ऐसी घटनाएँ मेरे साथ कई दफ़े हो चुकी है। मेरे सर पे लगा है, 2 बार पैर टूट चुका है और 2-2 बार हाथ टूट चुके हैं मेरे। 2-2 बार हाथ टूट, 2 बार पैर भी टूट चुके हैं मेरे। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं में हमले हुए, अंकित द्विवेदी मेरे साथ कार्यकर्ता, उसकी भी किडनैपिंग हो चुकी। हमारे बीच में हर कार्य, फिर भी उसके बाद हमने इस कार्य, क्योंकि पुलिस हमसे मदद माँगती है, अधिकतर समय पुलिस हमसे मदद माँगती है। बिना पुलिस के फ़ोन के हम खुद नहीं जाते, या स्थानीय कार्यकर्ता जो भी संगठन का हो, वो बुलाता है तो जाता, अपने स्वयं से नहीं जाते, क्योंकि हमको मालूम है स्वयं हमारा कोई वहाँ हैंडल कैसे कर पाएँगे। उसके बाद भी हम लगे रहते हैं और लोगों को कंसल्टेट आज भी करते हैं। आज भी रात में पुलिस का फ़ोन आता है, किसी अधिकारी का फ़ोन आता है, किसी कार्यकर्ता का फ़ोन आता है, कंसल्टेंट करते हैं। कई पत्रकार अब मदद मांगे, चाहे रायगढ़ के पत्रकार हो, चाहे बस्तर के पत्रकार हो, चाहे वो मदद मांग रहे हैं, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके सामने तस्करी, पैदल तस्करी होती है। तो हम बोलते हैं कि रिपोर्ट लिखवा, नहीं लिखा तो वीडियो बनाए कम से कम रखो, कि हम प्रूव कर सकें कि हाँ, इस पर तस्करी हो रही है। वर्तमान में ये मामला एक तिल्दा का आया जहाँ पे गौवंश तस्करी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वर्तमान मामला रायगढ़ का है जहाँ रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, और दोनों जगह पत्रकार लोग परेशान थे। जो एक हिंदू पत्रकार थे, वो बेचारे परेशान थे कि कैसे रिपोर्ट कराएं। मतलब गौवंश बच गए ना, अगली बार रिपोर्ट करवाना, क्योंकि पुलिस अब खाली ट्रक या गौवंश के जाने पे रिपोर्ट नहीं लिखती, पुलिस लेट होने बहुत। और पुलिस न लिखने का कारण ये है, उनको भी कहीं ना कहीं स्थायी रूप पे बड़ा सहयोग नहीं मिल पाता, इसलिए पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखती। हम संगठित नहीं है, बस एक दूसरे की आलोचना करने में लगे रहते हैं। शायद इसलिए पुलिस भी घबराती है, क्योंकि गौवंश को पकड़ना, अगर पकड़ भी लिया तो रखेंगे कहाँ? क्योंकि आयोग उस तरीके, जब तक आयोग पे दबाव ना बनाओ, राजनीतिक दबाव ना हो, तब तक कि वो सहयोग नहीं करता, पुलिस की मजबूरी बनती। तो संगठन भी वहाँ पे, और वहाँ जो संगठन का अधिकतर कार्यकर्ता है, उनको भी समझता नहीं कहाँ रखवाना है, क्या करना है, क्योंकि गौशालाएँ विकल्प नहीं है। गौशालाएँ फुल भरी और वहाँ गौवंश भेजते हैं, तो जो तस्करी पकड़ा है गौवंश से, आपस में लड़ झगड़ लेते हैं, उनको लगता है हमको कैद कर दी, तो वो स्वतः मरने लगते हैं। इस प्रकार की घटनाएँ लगातार हो रही है। आत्मचिंतन करें और उसके बाद ही आरोप लगाने का प्रयास करें।